हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी के चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं। पहला जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दूसरा जो पतंग, इन दोनों काव्यांशों का अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर को समझने से पहले यहाँ पर जो काव्य जो है उस काव्य को देखते हैं। यहाँ पे पहला जो काव्य आपको जो मैंने सप्रसंग व्याख्या में जो पढ़ाया था उसमें देखिए कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सौंस थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, इसमें देखिए कि कविता का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो कविता का जो शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कवि का नाम है हरिवंश राजी बच्चन। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मालूम है आपको कविता का शीर्षक और रचयिता का नाम। फिर कवि ने पति को किस चाहत का वर्णन किया हुआ है। तो देखिए कवि ने पति की मंजिल प्राप्त करने की चाहत का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, कवि जो है वो पति की चाहत का वर्णन किया गया है। तो कवि जो है पति की जो है वो मंजिल को प्राप्त करने की चाहत का वर्णन किया गया है। नंबर 3 क्वेश्चन देख, कविता में पति की क्या हालत हो गई। तो कविता में पति चल चल कर थकान का अनुभव कर रहा, मतलब थक गया, थकान सा रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पथिक को किस बात की आशंका है। तो पथिक को राह में ही रात हो जाने की आशंका है। ठीक है, कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, तो चलते चलते कहीं रात ना हो जाए, ये आशंका पथिक को बनी रहती है। सेकेंड नंबर देखिए यहाँ पे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इससे संबंधित जो अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न उत्तर है, ये देखिए कि चिड़िया के बच्चे घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं। तो चिड़िया के परों में चंचलता क्यों आती है, कवि ने चिड़िया के माध्यम से किस भावना को व्यक्त किया है, चिड़िया बच्चों के लिए क्या लाई होगी। ठीक है, ये 1 से 4 तक आपकी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चिड़ियों के बच्चे घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा बेटा कि चिड़िया के बच्चे घोंसलों से अपनी माँ के इंतज़ार में झांक रहे हैं कि माँ कब आएगी, क्योंकि शाम होने वाली थी, सूर्य ढलने वाले थे। ठीक है, तो वो अपनी माँ की इंतज़ार में या माँ की आस में जो है वो घोंसलों से झांक रहे थे। सेकेंड नंबर है, चिड़िया के परों में चंचलता क्यों आती है। तो चिड़िया के परों में चंचलता दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण आती है कि उसके बच्चे अपने माँ की राह देख रहे होंगे। नंबर 3 है, कवि ने चिड़िया के माध्यम से मातृत्व भाव को व्यक्त किया है कि किस प्रकार माँ बच्चों के लिए व्याकुल होती है, किस प्रकार माँ जो होती है बच्चे या बच्चों के लिए व्याकुल होती है। तो एक मातृत्व भाव जो होती है उसका वर्णन किया हुआ है या उसको व्यक्त किया हुआ है। नंबर 4 है, चिड़िया बच्चों के लिए क्या लाई होगी। तो चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लाई होगी। फिर 3rd नंबर जो पद्यांश से देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पद्य है, इसकी काव्यांश या सप्रसंग वाक्य मैंने कल आपको बता दिया था। अब इससे संबंधित जो अर्थग्रहण संबंधित जो प्रश्न उत्तर है देखिए यहाँ पे कि कवि के उर में, उर मतलब होता है हृदय, हृदय में विहलता क्यों है। विहलता मतलब व्याकुलता जो बताया था मैं। ठीक है, कवि के परों में शिथिलता का क्या कारण है, कवि के मन की क्या व्यथा है, कवि के मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, कवि की ओर में विहलता प्रेमिका के वियोग में है, हृदय में यह वेदना है, वेदना मतलब पीड़ा है कि उनको मिलने के लिए अर्थात उनके इंतजार करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, कवि ने कहा वो एकांत है, उसमें उसको किसी से मिलने की या किसी से मिलने के लिए जो होता है आतुरता नहीं रहती। तो कवि की ओर में विहलता क्यों है, तो कवि की ओर अर्थात हृदय में व्याकुलता, यह विहलता जो होती है प्रेमिका की वियोग में है, हृदय की यह वेदना है कि उनको मिलने के लिए अर्थात उनकी इंतजार करने वाला कोई नहीं है। सेकेंड नंबर देखिए, कवि के पैरों में शिथिलता का क्या कारण है। तो कवि के पैरों की शिथिलता का कारण है कि संसार में उनको अपना कहने वाला कोई नहीं है, अतः वे किसके लिए क्रियाशीलता के साथ तेज कदमों से चले, ये इसलिए जो होती है कवि के पैरों में जो होती है शिथिलता रहती है। नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे, कवि के मन की क्या व्यथा है।
तो कवि के मन की व्यथा है कि उनका प्रिय उनके पास नहीं है, कोई उनकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, वो संसार में नितांत अकेले हैं, एकाकी जीवन जीने की मजबूरी है। नंबर 4, कवि के मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? तो कवि के मन में प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने कौन आया, व्याकुल है कौन आएगा, या कौन विचलित है। सेकंड नंबर है मैं किसके लिए तत्पर हूँ या किसके लिए जल्दी जल्दी चलूँ। ठीक है, ये अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। उसके बाद जो आपका बेटा पाठ्यगत प्रश्न उत्तर है, ये जो पहला जो क्वेश्चन जो दिया है वो आत्म परिचय से है, उसको नहीं करेंगे। ठीक है, और सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन जो है आपका आत्म परिचय से है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन वो भी आत्म परिचय से है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन वो भी आत्म परिचय से है। ठीक है, तो 1 to 4 जो क्वेश्चन जो है वो पहला चैप्टर के पहला पॉइंट वाले से है, जिसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये जो 5th नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है कि बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे इस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में, बेला मने होता है समय, ठीक है, में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीरों से झांक रहे या नीरों से झांक कर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति प्रकृति की क्रियाकलापों को की ओर सतत गतिशीलता होने का संकेत करती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। समय गतिशील है, दिन ढलने के साथ ही रात्रि का आगमन निश्चित है, अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय अंतराल में संपन्न कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पथिक अपने लक्ष्य के लिए और पक्षी अपने बच्चों की खातिर नीरों की ओर जाने में चंचलता गतिशीलता दिखाते हैं, दिन का जल्दी जल्दी ढलना मानवीय हृदय में जोश उत्साह और प्रेरणा का कार्य कर रहा है, जो कवि के लिए महत्वहीन है, क्योंकि कवि जो है वो नितांत है, अकेला है। अब देखिए सेकेंड नंबर जो कविता यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेकेंड चैप्टर का, ये आपका पतंग नामक जो पाठ है, ठीक, आलोक धनवा जी का, वहाँ से लिया गया है। सबसे तेज बौछारें की भादो गया सवेरा हुआ, जिसका जो काव्यांश मैंने कल आपको समझा दिया था। ठीक है, इसके जो अर्थग्रंथ संबंधी जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ये देखेंगे। शरद ऋतु का प्रातःकाल कैसा है? तो शरद ऋतु का प्रातःकाल लाल लाल सुनहरे चमकीले सूर्योदय के साथ होता है, जो खरगोश की लाल आंखों के समान प्रतीत होता है। दूसरा, बच्चे क्यों उत्साहित है? तो बच्चे लालिमा से भरे चमकीले प्रकाशित वातावरण में साइकिल चलाने और पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित है। दुनिया की सबसे नाजुक चीज़ वस्तु क्या है और क्यों? तो दुनिया की सबसे नाजुक चीज़ पतंग को कहा गया, क्योंकि वह सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी होती है। नंबर 4 है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया का क्या तात्पर्य है? तितलियों की नाजुक दुनिया का तात्पर्य है कि रंग बिरंगे उड़ते हुए नाजुक पतंग की दुनिया जो रंगीन तितलियों के समान प्रतीत होता है। ठीक है, नंबर 5 है बच्चों का उत्साह कैसे व्यक्त हो रहा है? तो बच्चों का उत्साह सीटियाँ बजाते किलकारियाँ करते हुए अपने मित्रों को साइकिल की घंटी बजाकर इशारे से बुलाते हुए इत्यादि कई क्रियाकलापों के आधार पर जो उनको समझाया गया है, इन भावनाओं से व्यक्त किया जा रहा है। नंबर 6 से है काव्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम, जो मैंने आपको बताया है। तो काव्यांश का नाम क्या है आपका? पतंग है, और शीर्षक क्या है आपका? पतंग है, और कवि का नाम जो है आपका आलोक धनवा जी। नंबर 2 जो है जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों पे, उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये जो 2 नंबर पद्य है पतंग का, और इससे संबंधित जो अर्थग्रंथ प्रश्न उत्तर है देखिए यहाँ पे कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से क्या आशा है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य है कि जिस प्रकार छत की चारों दिशाओं से दौड़ते दौड़ते या दौड़ते खेलते बच्चों की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं मृदंग अर्थात एक प्रकार का वाद्य यंत्र बज रहा है।
डाल की तरह लचीले का क्या तात्पर्य है? तो डाल की तरह लचीले का तात्पर्य है कि बच्चों का नाजुक मुलायम कोमल शरीर से लहराते झूमते तेज गति से दौड़ना भागना जो पेड़ की डालियों की तरह प्रतीत होता है। नंबर 3 है बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? तो बच्चों के गिरने से उनके उत्साहित रोमांचित शरीर का संगीत ध्वनि और पतंग की पतली डोर गिरने से बचाता है। नंबर 4 है कपास से बच्चों की समानता क्यों की गई है? तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कपास से बच्चों की समानता की गई है क्योंकि बच्चों का शरीर कपास की तरह ही कोमल व मुलायम होता है। ठीक है। नंबर 3 है अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से उनके बेचैन पैरों के पास। तो इससे संबंधित जो अर्थग्रंथ संबंधी प्रश्न दिया गया है कि गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गिर के बचने पर बच्चों का भय समाप्त हो जाता है और भय मुक्त होकर वह और छत के किनारों पर लहरा लहरा कर पतंग उड़ाते हैं। बच्चे सूरज के सामने क्यों आते हैं? तो बच्चे सूरज के सामने तेजस्वी होकर और दुगने जोश के साथ पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। तो ये रहा बेटा आपका अर्थग्रंथ संबंधी प्रश्न उत्तर सेकेंड नंबर पतंग का। ठीक है। अब इससे जो संबंधित जो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर जो है वो देखिए। सबसे तेज बौछारी गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इनको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। सेकेंड नंबर देखिए सोच कर बताया कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसी विशेषताओं का प्रयोग क्यों किया गया है? तो किसी भी चीज़ वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसके रंग रूप आकार प्रकार जैसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। पतंग आसमान में उड़ने वाली वस्तु है। आसमान में वही वस्तु उड़ सकती है जिसका वजन कम हो, इसलिए सबसे हल्की विशेषण का प्रयोग किया गया है। पतंग के निर्माण में उनके वजन को नगण्य रखने के लिए सबसे पतले कागज और सबसे पतली कमानी प्रयुक्त की गई है। सफ़ेद स्वच्छ आसमान में दिखाई पड़ने के लिए पतंग का रंग बिरंगा होना भी आवश्यक है, अतः इसे रंगीन कागज से बनाया जाता है। इस प्रकार पतंग की जो विशेषताओं के माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं को विशेषण का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और पाठक भी जिज्ञासु हो उठता है। ठीक है। आगे की जो क्वेश्चन जो है इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचिए कि कपास में बच्चों की क्या संबंध होगा। कपास से बच्चों का जो विशेष संबंध है, दोनों की प्रवृत्ति समान है। कपास बहुत हल्की मुलायम गद्दीनुमा और चोट सहने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार भी किसी भी रूप या आकार में ढाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों का शरीर हल्का मुलायम होता है। उन्हें हम जिस दिशा या प्रकृति में ढालना चाहते हैं वह ढल जाता है। चोट की चिंता से दूर बच्चे हर खतरनाक काम को अंजाम देने में महत्वपूर्ण या पूर्ण मनोबल से उत्साहित रहते हैं। यदि चोट लग भी जाए तो उसे नज़रअंदाज कर पुनः दौड़ने भागने के लिए आत्मप्रेरित हो जाते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान और कैसा संबंध बनाता है? तो बच्चों का उड़ान से सीधा संबंध है। सामान्यतः बच्चों के सपने इच्छाएं और ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि वे आसमान को छूने तक की कल्पना करते हैं। ऐसे में पतंग की आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते देखकर उनका उत्साह दुगना हो जाता है। पतंग की लहराती उड़ान के साथ साथ उनका मन भी हिलोरे लेने लगता है और वो खतरनाक ऊंचाइयों तक पहुंचने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्टिविटीज वाला क्वेश्चन है, गतिविधियों से निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। छतों के नाम बताते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह। तो ये व्यक्त हो गया है, ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। ठीक है। सो ओके दैट्स ऑल, गुड डे। फिर कल नेक्स्ट वाले जो काव्य पाठ को देखेंगे। ठीक है।